गति 120 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन शुरू होने में समय शेष है 5 सेकेंड। रेडी, स्टार्ट। उपाध्यक्ष महोदय, अगर भारत की आर्थिक व्यवस्था को हम देखें तो यह कहने में कोई त्रुटि नहीं होगी कि कृषि उसका आधार है। किसी भी देश की सामाजिक और आर्थिक स्थिति उस देश की भूमि की उत्पादन शक्ति पर निर्भर रहा करती है। यदि भूमि की उत्पादन शक्ति में कोई कमी हो जाती है तो उस देश की आर्थिक और सामाजिक स्थिति में भी कुछ परिवर्तन आरंभ हो जाता है। कृषि भारत के लिए एक आर्थिक व्यवस्था ही नहीं है, यह एक संस्कृति भी है। जो लोग आंदोलन में विश्वास रखते हैं इनको पता ही होगा कि जितने भी आंदोलन इस देश में होते हैं वे समाज के नाम से, धर्म के नाम से, जाति के नाम से या राजनीति के नाम से होते हैं। ऐसे आंदोलनों में कोई भी समाज शामिल हो लेकिन कृषि समाज उसमें शामिल नहीं होता है। उस आंदोलन के साथ कृषि समाज की सहानुभूति भी नहीं होती है। इसलिए यदि सभी बातों को ध्यान में रखकर हम देखें तो इस देश के लिए आवश्यक यह होगा कि हमारी संस्कृति की रक्षा के लिए और जीवन प्रणाली की रक्षा के लिए कृषि पर विशेष ध्यान दिया जाए। कृषि के क्षेत्र में इस वर्ष काफ़ी प्रगति हुई है। यदि आप 1801 से 1901 तक का काल देखें तो आप देखेंगे कि हमारे देश में 31 अकाल पड़े जिनमें 4 करोड़ लोग मरे। लेकिन आज हमारे खाद्य मंत्रालय ने 100 रुपये मन के भाव पर गेहूं खरीदकर एक भी आदमी को मरने नहीं दिया। इसके लिए हमारा खाद्य मंत्रालय बधाई का पात्र है। एक बात मैं विशेष रूप से इस अवसर पर कहना चाहता हूँ, आजकल हम लोग मानव शक्ति पर ज़्यादा ध्यान न देकर पूंजी पर ज़्यादा निर्भर रहने की कोशिश करते हैं। आपको याद होगा लगभग 5 दशक पहले में जापान की आर्थिक व्यवस्था बिगड़ गई थी, लेकिन वहाँ के 60 लाख काश्तकारों ने कृषि शिक्षा के बल पर इतना अनाज पैदा करके दिखलाया कि आज वे 10 करोड़ आदमियों का पालन पोषण कर रहे हैं। वहाँ पर 30 ऐसे विश्वविद्यालय हैं जिनमें कृषि की शिक्षा दी जाती है, जिनसे 16,000 छात्र प्रतिवर्ष शिक्षा प्राप्त करके निकलते हैं। आज हमारे देश में पर्याप्त कृषि विश्वविद्यालय स्थापित हो चुके हैं। हमारे देश की 120 करोड़ जनसंख्या को दृष्टि में रखते हुए जापान एक बहुत छोटा सा राज्य है, शायद हमारे राजस्थान से कुछ ही बड़ा है। उपाध्यक्ष महोदय, यह ठीक है कि हम प्रगतिशील हैं, लेकिन हमारी गति में तेज़ी आनी चाहिए। श्रम की तरफ हमारा अधिक ध्यान जाना चाहिए। जो पंचवर्षीय योजनाएं हमने बनाई हैं उनमें हमारा लक्ष्य केवल यह नहीं था कि हम अधिक अन्न पैदा करें, हमारा लक्ष्य यह भी था कि अच्छे आदमी पैदा करें जिससे कि भारत में रहने वाले प्रत्येक नागरिक का ठीक विकास हो। मैं इस बात से सहमत हूँ कि राज्यों में जहाँ बहुमत के आधार पर विरोधी दलों की सरकारें हैं उनको तोड़ने का अधिकार केंद्र को नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी हमें स्थिति को देखते हुए भेद करना चाहिए। गुजरात की सरकार टूट गई, इसके लिए हमको अफसोस नहीं करना चाहिए। जहाँ तक इस बिल का संबंध है, मैं इसकी कमियों की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ जिससे कि आपको उसे ठीक करने की प्रेरणा मिले और इसको आप ठीक करके वहाँ का काम चलाएं। इसका आशय यह भी नहीं है कि जो पार्टी सरकार चलाती है वह सब सही काम करती है, लेकिन
फिर भी मैं यह मानता हूँ कि जो गुजरात की सरकार टूट गई वह अच्छी बात हुई है। गुजरात के लिए आपने संसद सदस्यों की जो समिति बनाई है वह एक ठीक कदम है, लेकिन इस बात का आश्वासन भी आपको देना चाहिए कि राज्य और जिला स्तर पर जो समितियां आप बनाने जा रहे हैं उनको सर्वदलीय बनाएंगे, ताकि जनता की जो कठिनाइयां हैं वे आपके सामने प्रत्यक्ष रूप से आ सकें और उनकी भावना के अनुसार वहां पर कुछ काम हो सके। अगर ऐसी व्यवस्था नहीं होगी और बाहर के लोगों को आप उन समितियों में रखेंगे जिनको गुजरात की समस्याओं का कुछ भी ज्ञान नहीं है, तो परिणाम यह होगा कि आप गुजरात की समस्याओं को हल नहीं कर सकेंगे। इसलिए मैं सुझाव देना चाहता हूं कि आप इसमें ऐसी कानूनी व्यवस्था करें जिससे विभिन्न स्तरों पर सर्वदलीय समितियां बनाई जा सके और उनके माध्यम से सरकार के सामने सुझाव आए कि वहां पर किस तरह से काम होना चाहिए। गुजरात औद्योगिक मामलों में अन्य राज्यों से थोड़ा भिन्न है, फिर भी वहाँ की स्थिति यह है कि आज भी प्रति व्यक्ति आय 300 रुपये से अधिक नहीं है। आज गुजरात में अन्य राज्यों के मुकाबले सबसे अधिक कर लगे हुए हैं। यह उचित नहीं है। स्टॉप।